नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। आज हम मौजूद हैं सम्राट सान्याल जी के घर पर और आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत में है सर आपका न्यूज़ एशिया में। न्यूज़ एशिया के सब दर्शक जो है सबको हमारा तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आने वाला नया साल आने वाला है, उसके लिए पहले से ही सबको शुभकामनाएं हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और अभी करीबन 25 साल हो गया कि मैं यही बिजनेस से जुड़ा हूँ और यहीं पे हूँ बहुत साल से। तो फोकस मेरा यही रहा है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उसको प्रमोट किया जाए, उसको कैसे इंडिया का टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन में लिए ला दिया जाए और इंटरनेशनली भी कैसे टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन में लिया जाए। इसके लिए हम लोग सब मिलके, हमारा जो संगठन है हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क, हम उसके जनरल सेक्रेटरी है और हमारा बहुत बड़ा एक टीम है जो मिलके हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे बंगाल का पर्यटन को एक दूसरा दिशा दिखाया जाए और बाकी जो हमारा हिमालयन स्टेट्स है हमारे यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयन रीजन हम लोग बोलते हैं, उसको कैसे ब्रांडिंग किया जाए और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए आने वाला दिन में। तो यही हमारा आने वाला दिन में सोच है और इसके लिए हम लोग 25 साल से हम लगे हुए। अब यही उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम, हमारा जो ये सपना है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। पैंडेमिक ने कुछ इफेक्ट तो किया है पिछला 2 साल में, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि हम इससे उभर सकेंगे और आने वाले दिन में हम पर्यटन व्यवसाय को नया दिशा दिखा सकेंगे हमारे इस एंटायर रीजन में। सर जैसे अभी कोविड के बाद अब टूरिज्म सेक्टर खुल चुका है, तो इससे क्या प्रभावित हुआ है अब खुलने के बाद? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि धीरे धीरे जब सितंबर से हर चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, जब हमारे यहाँ पे भी जो लॉकडाउन चल रहे थे वो बंद हुआ, फिर धीरे धीरे पर्यटक भी आने शुरू हुआ और इसका रुझान जो था वो, हम पूजा, जो हमारा पूजा सीजन होता है और दिवाली का सीजन होता है, उसमें देखा कि काफ़ी संख्या से पर्यटक आए हुए थे यहाँ। अभी भी काफ़ी सारे पर्यटक हैं और हमें ये भी उम्मीद है कि जो आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर सीज़न एक बहुत बड़ा पर्यटन का सीज़न होता है, उसको माना जाता है। तो ये आने वाले दिन में हम लोग कैसे ये बढ़ेगा, ये हमारा सोच है। हम आपको ये एक तथ्य दे सकते हैं कि आने वाले दिन में इसका 85 to 90% बुकिंग हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग, सिक्किम, डुवर्स में भी हो चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि अब जो नया एक कहानी सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन आदमी बोल रहे हैं, लगता है कि इसका इफेक्ट ना हो। अगर इसका इफेक्ट होगा तो आने वाले दिन में पर्यटन इंडस्ट्री को बहुत बुरा धक्का लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि 15 दिसंबर से हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट चलने वाला था, सारे फ्लाइट को रद्द किया जा चुका है। फिर बहुत सारे स्टेट्स ने अपना जो ट्रैवल एडवाइजरीज है, मूवमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस लाए। इसमें क्या होता है कि इस दौरान क्या हुआ कि सबसे पहला जो इंडस्ट्री जिसको धक्का लगा ना, मार्च महीने में, अब 2020 को सोचिए, अब 2022 आने वाला है, वो है पर्यटन इंडस्ट्री। और सबसे बाद में जो इंडस्ट्री उभर के आया वो पर्यटन इंडस्ट्री था। अब ये लगता है कि आने वाला 6 महीना अगर ठीक से चले तो पर्यटन इंडस्ट्री उभर के आ सकता है, लेकिन आने वाला 6 महीना अगर ठीक से ना चले तो पर्यटन इंडस्ट्री का हालत इससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि अराउंड 50 to 60,000 पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स, मतलब उन लोगों को नौकरी नहीं है। अभी कितना ट्रिलियन का नुकसान हुआ है वो अभी तक इवन डब्ल्यूटीओ ने उसका हिसाब नहीं लगा सका। उसको आंकड़े लगाना अभी बाकी है हम लोग। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में, आपको बता सकते हैं, उसने प्रोफेशन भी चेंज कर चुका है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि हमें अभी ये देखना है कि आने वाला 6 महीना में इस ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे रिवाइव करे, इसको कैसे नर्चर करे। अब सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, मोरलेस बाहर के कंट्रीज में भी हो चुका है। हमें हमें ये कहना है सबसे कि जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जो गाइडलाइंस है उसको मेंटेन कीजिए, ताकि
कम से कम जो आदमी का जीवन जीविका है उसमें इफेक्ट ना पड़े। हमें न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करके ही आगे जाना है। इसको एक्सेप्ट करके कैसे हम अपना अपना इंडस्ट्री को बचा सके, अपना अपना काम को बचा सके, यही सोचना है। तो अभी यही उम्मीद है कि अगर 6 महीना ठीक से चले ये जो अभी चल रहा है तो इंडस्ट्री उभर के आए, लेकिन 6 महीना सर टाइम ये लगेगा। मतलब टूरिज्म सेक्टर को वैक्सीनेशन के दौर लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा? नहीं, ये सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री है, चौथा 4 जून को उसने एक डिक्लेरेशन किया था नवान्नों से कि टूरिज्म सेक्टर का जो वर्कर है उसको प्रायोरिटी बेसिस में वैक्सीनेशन दिया जाए। आपको जान के ये खुशी होगा कि हमारा उसके बाद हमारे यहाँ पे कम से कम नहीं होने से भी 70 से ऊपर वैक्सीनेशन कैंप सिलीगुड़ी में हुआ है। मैनाक होटल जो वेस्ट बंगाल टूरिज्म चलाते हैं, वहाँ पे वेस्ट बंगाल टूरिज्म का निगरानी में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निगरानी में और सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेल्प से हमारे ऑलरेडी 70 से ऊपर कैंप लग चुका है और अभी भी चल रहा है। अभी भी आने वाला दिन में ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि जो फर्स्ट डोज हम लोगों का मोरलेस कंप्लीट हो गया है, उसका ड्यू सेकेंड डोज जो है, जो 84 डोज का गैप के बाद, वो भी अभी चल रहा है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया वैक्सीनेशन में। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा फोकस है कि बाय एंड ऑफ मार्च हम लोग पूरा टूरिज्म सेक्टर को डबल वैक्सीनेटेड कंप्लीट करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये मैसेज हम लोग बाहर भेज सके कि वी आर अ वैक्सीनेटेड डेस्टिनेशन, और जो सर्विस दे रहे हैं, जो परिसेवा दे रहा है टूरिस्ट को, वो लोग भी कंप्लीट वैक्सीनेटेड है, तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा टूरिस्ट को, और टूरिस्ट भी सेफ फील करेंगे कि यहाँ पे वो आए, यहाँ पे घूमे, क्योंकि वो ये पूरा एरिया कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग अपना सेकेंड डोज, क्योंकि सेकेंड डोज आपको मालूम है कि वो 84 डेज होने के बाद ही दे सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि मार्च तक ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है मोरलेस ये कंप्लीट हो जाएगा। सर ये अभी ये 2021 में क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे? देखिए, गोवा इंटरनेशनल टूरिस्ट दो तरीके के होता है। एक है जो टूरिस्ट है जो हमारा सार्क कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, विद इन द सार्क कंट्री, मतलब नियर बाई सार्क कंट्रीज, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो आपको मालूम है कि 15 नवंबर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीज़ा खोल दिया था। उसमें एक ऑफर भी दिया था कि जो पहला 5 लाख टूरिस्ट आएगा उसका वीज़ा फीस माफ़ किया जाएगा टिल मार्च 2022, 31 मार्च को। ये बहुत अच्छा पहल था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ड्यू टू कमर्शियल फ्लाइट्स का रेगुलराइजेशन जो होने वाला था वो पोस्टपोन होने से, और उसके बाद ये ओमिक्रॉन होने के बाद जो कुछ कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर चुका है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, और ये जो प्रोसीड्यूर हो रहा है ना अभी कि टेस्ट करो, डिक्लेरेशन दो, तो इसमें क्या है कि जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट इंडिया में आए थे, जैसे बॉम्बे में आए थे, दिल्ली में आए थे, केरला में भी आए थे, थोड़ा बहुत टूरिस्ट जो आ रहे थे वो अभी बैक ट्रैक हो गया। अभी आपको मालूम है कि हमारे सिक्किम में दार्जिलिंग में नेपाल से भी टूरिस्ट आ रहे थे, बांग्लादेश से ऑलरेडी टूरिस्ट का बुकिंग था। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन का वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवल ना, मैंने आपको बोला था ना कि अभी बोल रहा था कि ट्रैवल में फर्स्ट इफेक्ट होता है। बाकी इंडस्ट्री देखिए सब चल रहा है, दुकान खुला हुआ है, सब कुछ खुला है, स्कूल खुल गया है, सब कुछ खुल गया, लेकिन पहला इफेक्ट जो आया ओमिक्रॉन का, ये नया जो स्ट्रेन बोल रहे हैं WHO, ये आने के बाद सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? ट्रैवल में। जब ट्रैवल में फ्लाइट नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगा, फ्लाइट के लिए फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट ओपन नहीं होगा। अभी तो खाली एयर बबल फ्लाइट चल रहा है। जब भी ये इफेक्ट स्टार्ट होता है तो ट्रैवल में जब आदमी आ ही नहीं सकेगा तो घूमने आएगा कैसे? तो ये इफेक्ट जो है, जो इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, जो हम लोग सोच रहे थे कि रिवाइव करें, और हम लोग का एक रिवाइवल प्लान भी था, वो अचानक ये स्टॉप हो गया इन केस ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। अब उम्मीद यही है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है इंडिया के, वो काफ़ी संकट है। बाहर का देश में इंडियन टूरिस्ट को कैसे उनका देश में लिया जाए, ये आदमी, हर देश का एक अलग प्लान होता है। अब यही उम्मीद के कि हमारा इंडियन का जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, ये डोमेस्टिक टूरिज्म को कैसे फोकस किया जाए। मेरा कहना ये कि अभी जो फोकस होना चाहिए प्राइमरी लेवल में, वो डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स।
डोमेस्टिक टूरिज्म भी अगर प्रॉपर हो, चैनलाइज्ड हो और ट्रैवल में ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रही है ना हो, तो हम लोग इससे उभर के आ सकते हैं। और डोमेस्टिक टूरिज्म से ही हम लोग इंडिया एज अ डेस्टिनेशन, ऑल द डेस्टिनेशंस इन इंडिया और हमारे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो फोकस हमारा इस समय डोमेस्टिक टूरिज्म में होना चाहिए। सर, जैसे बंगाल को T3 के नाम से जाना जाता है, टी टिम्बर टूरिज्म, तो राज्य सरकार की ओर से आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट्स मिला है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्यटन सहायक प्रकल्प बोल के एक जो बेनिफिट है उन सबको दिया था। उसमें क्या है कि आपको 10 लाख का एक लोन जो विदाउट गारंटी है, वो हर टूरिज्म से साथ जो जुड़े है उसको मिलने वाले थे। और उसमें क्या था, पहला साल का जो इंटरेस्ट जो है वो भी गवर्नमेंट ही पे करते, इंटरेस्ट असल अमाउंट में, बाकी आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि देखिए, पहल बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाख रुपये से कोई ट्रैवल इंडस्ट्री का जो वर्कर है उसको कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा मेरे को नहीं लगता। लेकिन राज्य सरकार ने जो अच्छा काम किया है, जो फोकस राज्य सरकार का है, वो है स्किल डेवलपमेंट। अब आपको मालूम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो है उत्कर्ष बांग्ला बोल के। अब उसका अंडर में राज्य सरकार हर ट्रैवल इंडस्ट्री का जो वर्कर्स है, जो एग्जिस्टिंग वर्कर है और जो आने वाले हैं नए, उन लोगों को एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता है। ये ट्रेनिंग अगर प्रॉपर चैनलाइज्ड होगा, ये ट्रेनिंग अगर प्रॉपर होगा, ये ट्रेनिंग का जो प्रोसेस अभी ऑलरेडी शुरू किया है, हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हुआ है, हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी, अलीपुर में भी शुरू हुआ है। तो ये अगर शुरू हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि आदमी को ट्रेनिंग भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा और आने वाले दिन में उसका स्किल रिसोर्स भी डेवलपमेंट होगा। तो ये एक अच्छा पहल है। दूसरा जो पहल राज्य सरकार ने किया है वो है एक गाइड ट्रेनिंग कोर्स का। हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल गाइड नहीं था, जो गाइड था वो नेशनल लेवल था। स्टेट लेवल का कोई गाइड, एक ही कोर्स बहुत पहले हुआ था एक बार, उसके बाद वो हुआ नहीं था। तो ये 4 वीक्स का एक गाइड ट्रेनिंग कोर्स का प्लानिंग है राज्य सरकार का, जिससे बहुत सारा आदमी एम्प्लॉयड हो सकता है। राज्य सरकार ने दूसरा जो चीज कर रहा है कि वो है फोकस करना प्रमोशन के लिए। राज्य सरकार का जो वेबसाइट है, राज्य सरकार का जो फेसबुक पेज है, वो इतना प्रॉपर हो गया, इतना पॉपुलर हो रहा है आने वाला दिन में, इतना अपडेटेड है, जो जो एक एफर्ट देता है कि एक टूरिस्ट जो है वो उस पेज को देखे। क्योंकि आपको मालूम है सोशल मीडिया में हर आदमी अभी झुका रहता है, वो उसका फोन के ऊपर वो सारा दुनिया को देखता ही रहता है। तो उसके ऊपर राज्य सरकार ने एक स्पेशल फोकस किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में और भी प्रमोशनल प्लान्स और एक्टिविटीज़ होगा। और जो आने वाले दिन में अप्रैल में बंगाल बिजनेस समिट है, और वो यहाँ पे उसके ऊपर जो नॉर्थ बंगाल में सिनर्जी का प्रोग्राम है, जहाँ पे टूरिज्म को एक इम्पॉर्टेंट थ्रस्ट दिया गया है, उसमें हमें उम्मीद है कि कोई विजन प्लान बने। क्योंकि अभी ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ टूरिज्म हो रहा है 2 साल का। अब तो 2020 के बाद आगे जो टूरिज्म था, जो पर्यटन था, और 2021 के बाद जो आने वाला है और जो हो रहा है वो डिफरेंट है। हमारा सोच में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मेरा ये मानना है कि आने वाले 5 साल का एक विजन बनाना चाहिए, विजन स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जो 2025 का हो। सोच लीजिए विजन 2025 टूरिज्म, ऐसा कुछ अगर प्लान हो, और कुछ प्रोग्राम करना चाहिए जैसे प्रमोशनल के लिए, जैसे हम लोग ने पिछले बार बंगाल हिमालयन कार्निवल किया था, वो एक प्रोग्राम है। दूसरा, डुअर्स को प्रमोट करने के लिए हमारा प्लान है कि हम लोग विजिट डुअर्स का एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है, इससे जो दूसरे किस्म के जो प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, डुअर्स है, ये कुछ कुछ जगह प्रमोटेड है, लेकिन बहुत सारे जगह है जो अभी तक उस लेवल में प्रमोशन जिसका नहीं किया। और जो है उसको दूसरा चेहरे से दिखाना, उसको दूसरा एस्पेक्ट दिखाना कि हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग है, हम लोग क्या मालूम है दार्जिलिंग है तो जाओ कंचनजंगा देखो, टॉय ट्रेन चलो चले। लेकिन उसको छोड़ के भी दार्जिलिंग में बहुत कुछ है जो हम लोग शायद टूरिस्ट को दिखा नहीं पा रहे। तो ये जो इंटेंजिबल पार्ट है, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा का, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए आने वाला दिन में, और
और भी चीज़ जो एडवेंचर टूरिज्म है उसके ऊपर राज्य सरकार ने एक फोकस किया है। HMI को देख के उसने 84 ट्रेक रूट्स को अप्रूवल दिया है, लेकिन उस ट्रेक रूट्स को रेकी करके कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, इसके बारे में आने वाले दिन में सोचना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि होम स्टे टूरिज्म लेके राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया है, उसका पॉलिसी बनाया, बहुत सारे होम स्टेज को पैसा भी दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, कम से कम 1.5 लाख का। 300 से ऊपर 28 से ऊपर होम स्टे कालिम्पोंग में उन को सेकेंड किस्ती भी मिल गया। 98 से ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट किस्ती मिल गया है जो हमारा दार्जिलिंग में है, और सेकेंड का भी ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये होम स्टेज के ऊपर, विलेज टूरिज्म के ऊपर एक अलग से फोकस राज्य सरकार अभी कर रहा है। और इसमें क्या है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत इफेक्ट भी हो रहा है, बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और आने वाले दिन में ये होम स्टे टूरिज्म या रूरल टूरिज्म एक अलग एस्पेक्ट, एक अलग चेहरा दिखाएगा हमारे यहाँ एंटायर रीजन। सर जैसे ओमिक्रॉन आने वाला है तो ये टूरिज्म सेक्टर को तो बहुत इफेक्ट करेगा, आपके अकॉर्डिंग इससे कैसे रिकवर किया जाए? देखिए ये ओमिक्रॉन है क्या अभी तो किसी को मालूम नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, ट्रैवल इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल ट्रैवल में ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका है। अब आने वाला दिन में क्या होगा नहीं होगा, जो जब तक नहीं होता हम लोगों को पता भी नहीं है क्या होगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये 6 महीना जो रिवाइवल टाइम है हम लोगों का, ये कंप्लीट नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हलचल आएगा। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्री का वजह से बहुत हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, तो इंडस्ट्री ओवरऑल अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज नहीं है। सरकार को ये डाटा कलेक्शन करना चाहिए कि कितना आदमी 2020 से पहले ये ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, और 2000 ये पैंडमिक आने के वजह से कितने आदमी का ये रोजी रोजगार जो है वो चला गया पैंडमिक की वजह से, और कितने आदमी ने इस ट्रेड से ही अपने आप को शिफ्ट कर लिया दूसरा ट्रेड में। ये एक आंकलन लगाना चाहिए सरकार को, ये डाटा रिसर्च होना चाहिए, तभी जाके आप इसका कैसे आप भरपाई कर पाएंगे, कैसे उभर सकेंगे इससे। ये सोच आपका तभी आएगा, प्लान सब तभी कर पाएंगे। अब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, आप तो बोल देंगे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये गलत चीज़ है। मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार को एक प्रॉपर डाटा बनाना चाहिए, बिकॉज ये काम स्टेट का नहीं है, ये एक सेंट्रल पॉलिसी होना चाहिए जो हर स्टेट को ये बोलेंगे कि हर स्टेट ये पॉलिसी को फॉलो करे, ये डाटा को फॉलो करे। लेकिन देखिए केंद्र सरकार ने भी वही है 10 लाख रुपया एक दिया है सब, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज 10 लाख आदमी ऑलरेडी कर्जा में डूबा हुआ है। अब उसके ऊपर अब आदमी को बोल रहे हैं कि आप दूसरा और 10 लाख रुपया लो, आप भी और भी कर्जे में डूबे हो, तो ये सब कोई सुराह नहीं होता है। आपको जो बेनिफिट देना चाहिए वो है जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है हमारा, उसने गाड़ी के ऊपर टैक्स माफ किया है, तो ऐसे ही आपको बेनिफिट देना चाहिए कि आप आदमी का जो EMI है उसको रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प कीजिए। आदमी का जो दूसरा सोचिए किसी का हाउस लोन है या ऑफिस लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कीजिए, उसको टैक्स बेनिफिट दीजिए। अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसको बोलिए कि ठीक है आप 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडिया में घूमने से, तो 50,000 रुपया आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, तब ना ये रुपया जाके रोल होगा इकोनॉमी में। तो ये प्लान होना चाहिए। आप 10 लाख रुपया किसी आदमी ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, जो आदमी उसको और भी 10 लाख रुपया दे रहा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई जाके वो 10 लाख रुपया लेगा। मेरा जो आंकलन है और मेरा जो खबर है मेरे पास, मेरे को नहीं लगता है कि बहुत एटलीस्ट 1 to 2% में टेकन दिस मनी, क्योंकि किसी को पैसे का जरूरत नहीं है। आप आदमी को दूसरे किस्म का बेनिफिट दीजिए, गाड़ी के टैक्स में बेनिफिट दीजिए, इंश्योरेंस में, गाड़ी का इंश्योरेंस में बेनिफिट दीजिए, उसको एक्सटेंशन दीजिए जैसे हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। आप ओवरऑल इनकम टैक्स में बेनिफिट दीजिए, सर्विस टैक्स को थोड़ा घटाइए, और कम से कम आने वाला 2 साल में कि GST जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ताकि टूरिस्ट का पॉकेट से ही जाता है, तो टूरिस्ट का पॉकेट में अगर 5% का भी बचत होता है तो वो आकर्षित होगा आने के लिए। इस चीज को कीजिए ताकि इंडस्ट्री रिवाइव हो। इंडस्ट्री को लोन नहीं चाहिए। और तीसरा जो है, आपको ये बताते हुए मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको करोड़ों का, आपका 2020 में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ हो, लेकिन हर बैंक टूरिज्म इंडस्ट्री को नेगेटिव प्रोफाइल में डाल के रख चुका, जो आश्चर्यजनक बात है।
अब एक आदमी 2020 से पहले इतना करोड़ का बिजनेस कर चुका है, आपका हर लोन चुका चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हर टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए आदमी को बैंक ने नेगेटिव प्रोफाइल में डाला। तो ये तो आरबीआई को देखना चाहिए, और आरबीआई मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनना चाहिए कि अरे भाई, आपको अगर थ्रस्ट देना है ट्रैवल इंडस्ट्री को, अगर कोई ओवरड्राफ्ट देना है, सीसी लिमिट देना है, तो इन लोगों को नेगेटिव प्रोफाइल से पॉजिटिव प्रोफाइल में रख दे। तो सरकार ने तो हम लोगों को ऑलरेडी नेगेटिव प्रोफाइल में डाल के रखा हुआ, और बाकी कुछ खास हेल्प हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। इतना ही है कि कम से कम स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को गाड़ी का रिलीफ, टैक्स का रिलीफ मिला है 1 साल का। स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को ये ट्रेनिंग वगैरह का रिलीफ मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही एक 10 लाख रुपए का डिक्लेरेशन किया था, वो भी सिलेक्टेड आदमी के लिए। वो भी हर स्टेट गवर्नमेंट का जो 10 लाख रुपए है वो किसी को भी मिल सकता है जो ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सिलेक्टेड आदमी के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होना चाहिए कि कैसे इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, इंडस्ट्री कैसे उभर के आ सके आने वाला दिन में। एक सेंट्रल पॉलिसी होना चाहिए जो स्टेट लेवल में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हर स्टेट में सिंगुलर पॉलिसी होना चाहिए ओवरऑल इन द कंट्री, जो शायद अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए लेके नहीं आ सकी। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कहना तो कुछ नहीं है, कहना यही है कि आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर डाटा तैयार कीजिए कि कैसी इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, कैसी इंडस्ट्री का रिवाइवल प्लान लाया है। अगर ये आप कर सकेंगे तभी इंडस्ट्री बच सकेगा, क्योंकि ये ओमिक्रॉन अगर आएगा, मैं ये इतना कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे ही पूरा आर्थिक बोझ से लदा हुआ है, एकदम पूरा डूबा हुआ है। ये चांस है कि जैसे रिवाइवल शुरू हुआ था पूजा और दिवाली में, हमें ये उम्मीद हो रहा था कि अगले 6 महीने में हम लोग खुद ही रिवाइव कर देंगे। हमें यही उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान करे, एक प्लानिंग हो, एक रिवाइवल प्लान हो, एक पॉलिसी हो जो फिनेंस मिनिस्ट्री का लेवल में अप्रूवल हो, जिसका नीति आयोग उसको अप्रूवल दे, तभी जाके ये डिजेनरेशन होगा और ये इंडस्ट्री रिवाइव कर सकेगा। नहीं तो आने वाला दिन में क्या होगा ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पूरा देश में। आदमी को रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो वो जिएगा कैसे। तो मास्टर प्लान का एक ज़रूरत है, सेंट्रल पॉलिसी का ज़रूरत है, जो हर स्टेट में डाउन लेवल में वो इम्प्लीमेंटेशन। सर, ये हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जो आपकी कंपनी है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन? देखिए, ये हमारा एसोसिएशन है, ये एक्चुअली एक कॉन्ग्लोमरेशन है, बहुत सारा यहाँ पे होटेलियर्स भी है, ट्रांसपोर्टर्स भी है, आपका जो होम स्टे ओनर्स भी है, बहुत सारा एसोसिएशंस है जो रूरल टूरिज्म में है, दूसरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो हम लोग के साथ जुड़े हुए। हम लोग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज्म के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा पूरा रीजन के उसका ब्रांड जो है वो हिमालय है। अब हिमालय छोड़ के आप कुछ सोच भी नहीं सकते। तो ये हिमालयन रीजन को कैसे हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर ब्रांड कर सके, और कैसे उससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसका पॉलिसी मेकिंग में कैसे हम लोग आने वाला दिन में काम कर सके, वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और हमें खुशी होगा आपको ये बताने में कि हम जैसे स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम करें, उनका बहुत सहयोग हमको मिलता है, वैसे ही जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके साथ भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग पिछले कुछ दिन पहले ही, जैसे सितंबर में, हम लोगों ने कम से कम 200 से 250 से ऊपर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दिया। फिर डूअर्स में कम से कम 50 से ऊपर गाइड्स को ट्रेनिंग दिया, जो नेचुरलिस्ट हम लोग तैयार करने, नए लड़के, पुराने जो थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये ट्रेनिंग एक कैंप हम लोग पूरा सितंबर में किया, जो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस भी था। हम लोग जैसे बंगाल हिमालयन कार्निवल जो है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का सहयोगिता से किया, वो बहुत बड़ा अच्छा इवेंट था। वैक्सीनेशन कैंप्स जो हम लोग कर रहे हैं, रेगुलरली करते हैं हम लोग, तो ये एक हमारा बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कैंप के थ्रू से हम लोग इतने पर्यटन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि
कम से कम एक इंडस्ट्री, हम लोग सब अपना अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन जब हम लोग सब मिल जाते हैं, जब यूनिफाइड होते हैं, तो हम लोग कुछ इंडस्ट्री को दे भी सकते हैं। तो हमारा संगठन का यही आइडिया है कि जो हिमालयन ब्रांड, इंडिया का जो हिमालय का ब्रांड है, अब हिमालय तो आप इंटरनेशनल मार्केट में ले जाइए तो हिमालय बोलने से आदमी नेपाल सोचता है, दूसरा सोचता है भूटान। अब हिमालय अगर इधर आए तो आदमी सोचता है कि उत्तरांचल सोचता है, उत्तरांचल। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो पूर्व हिमालय है, जो सांगरीला है, सिंगालीला है, जो ये रेंज है, वो इसको कैसे एक इंटरनेशनल ब्रांड किया जाए, इसे कैसे एक यूएसपी बना के इसको कैसे इंटरनेशनली पोजीशन किया जाए ब्रांड के हिसाब से, यही हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है। और आने वाले दिन में आप लोगों का सहयोगिता भी चाहिए कि कैसे हम लोग आने वाले दिन में आप लोगों का थ्रू से भी इस रीजन को वर्ल्ड के 100 डेस्टिनेशन के अंदर में ले सके। ये आने वाले 5 साल में ये हमारा फोकस है। जैसे कि ये हिमालयन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म जो आपकी योजना है, तो इसमें कोई आप लोग ने अवार्ड फंक्शंस या कुछ सेरेमनीज किए? हाँ, देखिए, हम लोग ने, ये हमारा तीसरा साल है जहाँ पे हम लोग इस रीजन का जो अचीवर्स है, हम लोग उनको अवार्ड देते। वो विश्व पर्यटन जो दिवस है वो 27 सितंबर को होता है, आपको सबको मालूम है। उसी दिन हम जिस एरिया में जितने भी आदमी हैं सबको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे बेस्ट होम स्टे हो गया, बेस्ट होटल चेन हो गया, बेस्ट लग्जरी होटल हो गया, बेस्ट व्हीकल हो गया। तो जितने भी कैटेगरीज है टूरिज्म का, उसमें हम लोग इस बार 14 अवार्ड ऑलरेडी दे चुके हैं। आने वाले दिन में और भी उम्मीद है कि इसको बढ़ाए हम लोग स्टोरी। ये 3rd ईयर था हमारा, तो ये कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे यास पे जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए आदमी हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई रीजनल लेवल अवार्ड कोई गवर्नमेंट से नहीं है, तो हम इस अवार्ड के थ्रू से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रोत्साहित हो बेटर सर्विस देने के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो उसी को फोकस कीजिए तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। अगर कोई टूरिस्ट, ये कैसा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ होता है। एक टूरिस्ट को अच्छा सर्विस यहाँ पे जाके मिले तो वो 10 आदमी को बताए। आप जितना ऐड कीजिए, चाहे सोशल मीडिया जाइए, चाहे पेपर में जाइए, चाहे आप करोड़ों रुपया का बिलबोर्ड लगाइए, लाखों रुपये का, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ का जो मार्केटिंग होता है ना, वो उससे बड़ा मार्केटिंग कुछ नहीं होता है। वो तभी होगा जब आपका क्वालिटी सर्विस होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। तो यही हम लोग का फोकस रहा है कि ये अवार्ड के थ्रू से इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और इस बार हमने वो ये भी एक अवार्ड दिया था कि जो पैंडेमिक टाइम में जो डेस्टिनेशन ने सबसे अच्छा काम किया। तो हमें खुशी है कि चारकोल बोल के छोटा सा एक पाबोंग बोल के जगह है चारकोल में, जो हमारा कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है, उन लोग ने सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हैंडल किया था इस पैंडेमिक का टाइम में। उन लोगों ने डाटा भी दिया है कि उनने कितना टूरिस्ट हैंडल किया। तो अच्छा लगता है कि छोटा छोटा जो रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस भी है, जो वहाँ के लोकल आदमी वो कैसे सोच रहे हैं, वो प्रोत्साहित हो रहा है कि इस अवार्ड में वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो आने वाले दिन में इसको और भी सक्सेसफुल, और ये जो प्रोग्राम हमने किया था ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया था। जो इंडिया टूरिज्म कोलकाता ऑफिस है उनका साथ ही हम लोग का ज्वाइंट प्रोग्राम था। ये अवार्ड को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और उसने बोला कि ठीक है हम लोग ज्वाइंटली आपके साथ करेंगे। पिछले साल से हम लोग उनके साथ ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। पहला साल जो था हम लोग खुद ही किया था, दूसरा साल से गवर्नमेंट हम लोगों के साथ जुड़ गया था। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ भी है कि हम लोग एक अवार्ड दे रहा है जिसको गवर्नमेंट कम से कम बोल रहा है कि ठीक है दिस इज अ गुड वर्क यूर डूइंग, और उसमें हम लोग को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और इन द रन हम लोग को जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एंटायर रीजन के, जो अरुणाचल से लेके सिक्किम से लेके सब जगह में, हम लोग भी उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग अच्छा काम करें आने वाले दिन में। सर, वर्तमान में कोविड की वजह से ये टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखिए, ह्यूज जॉब लॉस हुआ। जैसे मैं आपको बोला कि अराउंड मेरे पास थोड़ा बहुत डाटा है कि 50,000 पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर जॉब, गो टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, दूसरा इंडस्ट्री में। फिर जो इंडस्ट्री रिवाइव हुआ, आहिस्ता 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 फिर से री एम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट चला गया और जो री एम्प्लॉयमेंट हुआ उसमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोगों ने जो
एंटरप्रेन्योर्स थे, उसने अपना प्रोफेशन चेंज करके दूसरा बिजनेस भी करे, ऐसा भी है। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक, हम लोग अपना संगठन के माध्यम से लोकल रीजन का डाटा को रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा यही कहना है कि आप इस टाइम नेशनल लेवल डाटा निकालिए, कितने आदमी टूरिज्म के साथ जुड़े हुए थे, आज कितने आदमी ने छोड़ के टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये डाटा जब आएगा ना, तभी ना आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये रिवाइवल कैसे हो। एक अच्छा चीज है हमारे यहाँ पे कि रूरल टूरिज्म का जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपना लोकल विलेजेस, अपना खुद का घर में 3 रूम 4, तो वो लोग अपना सर्वाइवल कर चुके हैं, वो लोग सर्वाइव कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये ओमिक्रॉन का वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री में, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सोच रहे थे रिवाइव करेगा, उसमें ऑलरेडी इफेक्ट हुआ है, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म में ये इफेक्ट आएगा, ये लास्ट पेन इन द कॉफिन होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री जो है एकदम ठप पड़ जाएगा, और इंडस्ट्री को इस सिचुएशन से रिवाइव करवाना प्रॉब्लली वन ऑफ द टफेस्ट वर्क होगा गवर्नमेंट को। इसीलिए सेंट्रल लेवल पॉलिसी में काम करके, उसको हर स्टेट के साथ बात करके सेंट्रल लेवल पॉलिसी बना के एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इंडस्ट्री को सर्वाइव करवाना बहुत टफ होगा आने वाले दिन में। हमें बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगा। हमने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया है, हम देखते हैं कि क्या उससे पॉजिटिव या नेगेटिव क्या निकलेगा। सर, हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स में कोई फर्क पड़ा है? देखिए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उसमें फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा है। कि कुछ आदमी ने उस टाइम में जैसे पैंडेमिक चल रहा था तो बिजनेस तो था नहीं, तो किसी ने सोचिए दूसरा धंधा किया, कुछ दिन किसी ने कुछ और किया, किसी ने ऐसा प्लान किया कि चलो इसको भी रखेंगे बट ऑल्टरनेटिव कुछ और भी करेंगे। जैसे ये एक प्लानिंग था। कोई इस आदमी बिजनेस के साथ 25 साल जुड़ा हुआ जिसने कुछ किया ही नहीं, उसको भी अभी सोचना भी तो पड़ेगा कि क्या करे वो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि कौन सा बिजनेस करे, कि उसका मार्केट रिसर्च क्या है, उसका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको पता ही नहीं। तो ये हमारा सोच है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत सोचेगा इस इंडस्ट्री के बारे में। और पॉजिटिव साइन ये कि हमारा जो कंप्लीट इंडस्ट्री है, जो मेंबर्स लोग हैं, उसमें से किसी ने अभी तक इंडस्ट्री छोड़ा नहीं। चाहे दूसरा बिजनेस ऑल्टरनेटिवली वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, ऐसा बहुत है, बट छोड़ा किसी ने नहीं। इंडस्ट्री में अभी भी है ये एक पॉजिटिव साइन। लेकिन ये लास्ट फेज है। ये अब जो ये ओमिक्रॉन का वजह से हर दिन नया ट्रैवल, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रैवल ये चेंज हो रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रहा है, तो ये अगर फिर से होगा, फिर कैंसिलेशन आएगा, फिर टूरिस्ट ट्रैवल करना बंद करेंगे, तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन अभी तक का जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं है आने वाले दिन में कि टूरिस्ट ने कैंसिल किया है कि नहीं आएंगे। फिलहाल तो दिसंबर मतलब आपका 20 तारीख से जनवरी 3-4 तारीख तक हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये पॉजिटिव वाइब रहेगा आने वाला दिन में। बाकी तो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, हम लोग खाली सोच सकते हैं। सर, ये अगर आपके एनजीओ से कोई जुड़ना चाहे, जो नहीं आपकी संस्था से जो हिमालयन टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स है, तो वो जुड़ सकते हैं क्या? हाँ, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे मेंबरशिप का एक पॉलिसी है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, हमारा वेबसाइट में जाना पड़ता है। वहाँ पे मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट तो होता ही है, जैसे आपको 1 साल कम से कम इस बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएसटी का जो लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं अपना बिजनेस में, आपका बैंक अकाउंट जो करंट अकाउंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जा सकते हैं www.hcdn.org में, वहाँ पे मेंबर बोल के एक कॉलम है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका फ़ोटो, आपका आईडी प्रूफ सब आप अपलोड कर सकते हैं वहीं पे। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि खाली ट्रैवल इंडस्ट्री का जो आदमी वो ही नहीं है, कोई इंडिविजुअल भी अगर चाहे कि मैं कोई ब्लॉग राइटर हूँ, मैं कोई ट्रैवल राइटर हूँ, मैं उस आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो वो भी जुड़ सकता है। कोई मीडिया में कोई लिखता है टूरिज्म के बारे में खास करके, वो भी जुड़ सकते हैं।
खाली जो ट्रैवल का बिजनेस करता है, कहीं होटल चलाता है, होटल इंडस्ट्री से है, या ट्रांसपोर्टर है जो गाड़ी का ओनर है, वो नहीं है। कोई इंडिविजुअल जो टूरिज्म से जुड़ना चाहता है वो भी हमारा संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रोसेस है जो पूरा ऑनलाइन में होता है। उसके बाद हमारा एक गवर्निंग बॉडी है जो उसको अप्रूवल देता है। वो अप्रूवल देने के बाद वो हमारा संस्था का मेंबर बनता है। सर जैसे हमारे व्यूअर्स अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आना चाहे तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्पेशलिटी जो एज अ टूरिज्म। देखिए, नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा जगह है। आप अरुणाचल से लेके सिक्किम तक। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आप अगर नॉर्थ ईस्ट का जो जियोग्राफिकल मैप देखिए, तब अरुणाचल में 7 सिस्टर्स है वहाँ पे, और आप असम में अब तक हो गया आपका। वहाँ से जो बंगाल का जो ये नॉर्थ बंगाल पार्ट है, हम लोग जो चिकन स्नेक बोलते हैं इंडिया में, ये चिकन स्नेक खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। फिर सिक्किम जुड़ गया नॉर्थ ईस्ट। हमारा एक ये भी कहना है कि इस पार्ट को भी नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ना चाहिए। ये जो हमारा नॉर्थ बंगाल का जो पार्ट है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको नॉर्थ स्टेट गवर्नमेंट से बात करके इसको नॉर्थ ईस्ट से कैसे जुड़ा जाए, ये सोचना चाहिए। अब अगर नॉर्थ ईस्ट का जो फैसिलिटीज है वो हम लोग को भी मिलना चाहिए। अब सिक्किम को देखिए, कितना शानदार स्टेट है। वहाँ पे माउंटेन्स है, इतना शानदार लेक्स है। सबसे बड़ा चीज है जो यहाँ पे लिविंग बुद्धिज्म का जो कल्चर है। बुद्धिज्म 2 प्रकार का है। एक बुद्धिज्म जो है जब बुद्धा का जो पाथ है, जो जन्म है उनका, लुम्बिनी से लेके, गया से लेके, वाराणसी से लेके, एक अलग से जो बुद्धिज्म एक जमाने में था। अगर आप आज का बुद्धिज्म देखेंगे तो वो लिविंग बुद्धिज्म कहते हैं, मतलब तांत्रिक फॉर्मेट ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म इवॉल्व हो रहा है। जो गुरु पद्मसंभवा, जिसको बुद्धा का रीइंकारनेशन बिलीव करते हैं, जो टिबेटियंस जो बिलीव करते हैं, उसको उसका रीइंकारनेशन गुरु पद्मसंभव विश्वास करते हैं। ये है द लिविंग फॉर्मेट ऑफ बुद्धिज्म। आप अरुणाचल से लेके, भूटान से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश पहाड़पुर तक आप कहीं पे भी जाइए, ये लिविंग बुद्धिज्म है। ये लिविंग बुद्धिज्म यहीं पे है। यही एक जगह है जहाँ पे लिविंग बुद्धिज्म को आप, यू कैन लिव विद लिविंग बुद्धिज्म, यू कैन एक्सपीरियंस, मतलब आप उसको अनुभव कर सकते हैं आके। तो ये लिविंग बुद्धिज्म बहुत बड़ा चीज है जो टूरिस्ट को यहाँ पे आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ का नेचर को बोलने का जरूरत है, क्योंकि कंचनजंगा का बारे में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि माउंट कंचनजंगा का बारे में जानता नहीं। टॉय ट्रेन एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं। लेकिन उसके ऊपर जो है ना, यहाँ का एक रिच हेरिटेज एंड कल्चर है। आपको मालूम है कि जब कैलकाटा इंडिया का कैपिटल हुआ था तो दार्जिलिंग इंडिया का विंटर कैपिटल हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं जो ब्रिटिश टाइम से है, जो उसके बाद का एरा का है। आप आज कुछ भी आप चले जाए, वहाँ पे इतना रिच कोच हिस्ट्री है। आप आसाम में चला जाइए, वहाँ पे इतना बड़ा वन हॉर्न राइनो, आप वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा, जल्दापारा, गुरुमारा, ये तीनों ही हमारे रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं है। आप उसके ऊपर चले जाइए मेघालय में, आप कल्चर को देखिए, आप एंथ्रोपोलॉजी देखिए, आप एक छोटा जगह में कितना कल्चरल वेरिएशन है। अब हमें नहीं लगता है कि इंडिया में भी, वर्ल्ड में तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में भी कोई भी जगह है जहाँ पे आपको हर एक फेस के अंदर, हर एक कुछ 10-15-20 किलोमीटर के अंदर जो ट्रोपोग्राफिकल जो जियोग्राफिकल जो फीचर्स है वो चेंज होता है, और जो कल्चरल फीचर्स है वो भी चेंज होता है पैरेलल। आप यहाँ से सेवक चला जाइए, मैं बताऊँ सिलीगुड़ी में आप 10 मिनट 15 मिनट जाइए, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, फॉरेस्ट आ गया, उसको क्रॉस कीजिए तो माउंटेन्स आ गया। तब इस ये वैरायटी, ये जो वेरिएशन है, आप मेरे को दिखाइए दुनिया में कहाँ मिलेगी। आप सिलीगुड़ी में देखिए, आप बंगाल में देखिए, हम लोग कितने कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंस, हम लोग कितने आदमी एक साथ में मिलजुल के कितना साल से रहे। नॉर्थ ईस्ट में भी जाइए, आप असम में जाइए, अरुणाचल में जाइए, कितना कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंस है, कितना वैरायटी है कल्चर में। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको एक्सप्लोर करवाना बहुत ज़रूरी है। एक टूरिस्ट आता है, वो खाली घूम के चला जाएगा ना। टूरिस्ट आया, सुबह उठा, होटल में रहा, खाया, खाना पीना किया,
गाड़ी लिया, घूमा, कांचनजंगा देखा, चला गया, ये एक चीज़ होता है। और एक चीज़ वो होता है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप आदमी के साथ कल्चरल एक्सचेंज कीजिए। वो जो चीज़ टूरिस्ट का मन में रहता है ना, वो बहुत लंबे समय तक रहता है। आप एक टूरिस्ट को किसी लोकल का घर में खिलाइए, आप उसको 5 स्टार में हर दिन रखिए, लेकिन एक दिन वो कल्चरल एक्सपीरियंस दीजिए। तो ये ना हम लोग को सोचने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ हम लोगों को दूसरा डेस्टिनेशन के साथ एक अलग फोकस लेके जाएगा, एक अलग यूएसपी हम लोग का होगा इस रीजन को दूसरा रीजन में से डिफरेंस लाने के लिए। तो ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक ब्यूटी है, जो नेचुरल नेचर भी है, कल्चर भी है, एडवेंचर भी है, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा है कि दी कल्चरल एक्स्ट्रावैगेंसा, द कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ दिस रीजन, द हेरिटेज ऑफ दिस रीजन, ये जो यूनिकनेस इस जगह का, ये शायद देश की कोई भी जगह में आपको नहीं मिल सकता। ये मेरा कहना है। तो सर तो फिर हमारे ट्रैवल्स को बताएं, वेलकम कीजिए। देखिए, आई वेलकम सबको ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आइए, बंगाल आइए। बंगाल का मिठाई दुनिया में फेमस है। अब हर कोई हम लोग के अभी जो बंगाल का टैगलाइन है ना, बंगाल वाज एक्सपीरियंस बंगाल द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम आइए, नॉर्थ बंगाल का जो जगह है, जैसे माउंटेन्स, फॉरेस्ट, एवरीथिंग कल्चरल एक्सपीरियंस, आपको सब कुछ मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जाए, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, हर कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। जस्ट एक्सपीरियंस बंगाल, जस्ट एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट। दिस इज, ये जो एक जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और हमें ये भी उम्मीद है आपको और भी अच्छा लगा जब आप आएंगे। तो हम हाथ जोड़ करके सबको वेलकम करना चाहते हैं। प्लीज़ विजिट अस। एंड हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ परिसेवा जो है वो देंगे, और आपका जो हॉलीडेज है उसको मेमोरेबल करके रखेंगे। धन्यवाद। सर आप सर से अलविदा लेते हैं और शो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।